忘れないようにしてください。शहर के बाहरी इलाके में एक अपोथेकरी की बेटी माओ माओ को किडनैप कर लिया जाता है और उसे इंपीरियल पैलेस में एक लॉन्ड्री वुमन के रूप में बेच दिया जाता है, जो एम्परर की कॉन्क्यूबाइंस, यूनिक्स और पीछे के पैलेस में रिस्पेक्टिव स्टाफ को सर्व करती है। 3 महीने बाद माओ माओ एम्परर की 2 कॉन्क्यूबाइंस लिहुआ और ग्योकुयू के बीच लड़ाई को देखती है, क्योंकि अफवाहें फैलती हैं कि उनके दोनों बच्चे बीमार हो रहे हैं और एक कर्स से मर रहे हैं। माओ माओ अलेज्ड सिम्टम्स से इसका पता लगाती है और हर कॉन्क्यूबाइन की खिड़की पर एक गुमनाम मैसेज छोड़ती है कि वे अपने लीड बेस्ड फेस पाउडर का यूज़ करना बंद कर दें। लिहुआ मैसेज को इग्नोर करती है और उसका बेटा बाद में मर जाता है। ग्योकुयू मैसेज पढ़ती है और उस पर ध्यान देती है और उसकी बेटी जिंदा रहती है। जिनशी, एक अट्रैक्टिव यूनक, ये पता लगाता है कि माओ माओ सेवियर थी, क्योंकि वह सर्वेंट गर्ल्स में से एकमात्र है जो उसकी राइटिंग को पढ़ सकती है। जिनशी ने माओ माओ को ग्योकुयू से मिलवाया और बताया कि कैसे फेस पाउडर की वजह से उसकी बेटी बीमार हो गई, और ग्योकुयू ने उसे लेडी इन वेटिंग बनाकर धन्यवाद दिया। बाहरी विलेज को शांत करने की कोशिश कर रहे सोल्जर्स का खाना जहर बन जाता है और जिनशी से विलेज के लीडर की किस्मत का फैसला करने को कहा जाता है, जिस पर उन्हें जहर देने का शक है। माओ माओ लेडी इन वेटिंग के रूप में अपने नए रोल की शुरुआत ग्योकुयू के लिए काम कर रहे बाकी लोगों से मिलकर करती है, जो माओ माओ पर उसके बैंडेज्ड आर्म और पॉइजन फूड टेस्टर की नौकरी दिए जाने पर एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। माओ माओ जल्दी से काम संभालती है, लेकिन दूसरी लेडीज द्वारा उस पर दया किए जाने के बाद वह बोर हो जाती है। बाद में जिनशी माओ माओ से पॉइजन्ड सोल्जर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहता है, और कॉन्टेक्स्ट से माओ माओ ये कंक्लूजन निकालती है कि सोल्जर्स ने जलाने के लिए जिस तरह की लकड़ी जलाई थी उससे जहरीला धुआं निकलता था, न कि खाने से। बाद में माओ माओ को जिनशी द्वारा एक एफ्रोडीजियक बनाने का काम दिया जाता है, ताकि वह कोर्ट डॉक्टर के मेडिसिन्स और इंग्रेडिएंट्स के स्टॉक तक पहुंच सके। माओ माओ कोको बेस्ड एफ्रोडिसियक्स बनाती है, लेकिन गार्डन में मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने में उसका ध्यान भटक जाता है। उसी समय ग्योकुयू की 3 लेडीज इन वेटिंग ने समय से पहले एक्सेस कोको मिक्सचर से बनाई गई कुछ चॉकलेट्स खा ली हैं। माओ माओ के हिसाब से एफ्रोडीजियक में यूजुअल टॉनिक की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पावर होती है, जिससे जब ग्योकुयू एम्परर के लिए कुछ मांगने की कोशिश करती है तो वह डर जाती है। आउटर पैलेस में एक भूत वाली औरत द्वारा दूसरों पर हमला करने की अफवाहें उड़ती हैं। जिनशी के अटेंडेंट गाओ शुन माओ माओ को फुयो नाम की एक मिड लेवल कॉन्क्यूबाइन दिखाता है, जो मूनलाइट में ईस्टर्न वॉल पर डांस करती हुई दिखाई देती है। उसे ओरिजिनली एम्परर के सामने लाया गया था, लेकिन फिर वह उसे इम्प्रेस करने में फेल रही और उसका फेवर खो दिया, और फिर उसे एम्परर की आर्मी में एक जनरल को सौंप दिया गया। इसके बाद वह पागल हो गई और मूनलाइट में डांस करने लगी। अगले दिन माओ माओ ग्योकुयू और जिनशी को एक ऐसी ही कहानी सुनाती है, एक कोर्टेसान की जिसे वह जानती थी और जिसे एक अमीर क्लाइंट द्वारा खरीदा जाने वाला था, लेकिन डील नहीं हो पाई, जिसके कारण वह औरत इतनी स्ट्रेस्ड हो गई कि वह नींद में चलने लगी और अगले दिन उसे अपने एक्शंस की कोई याद नहीं रही। जिस दिन फुयो को जनरल को बेचा जाना था, माओ माओ ग्योकुयू को स्टोरी का बाकी पार्ट बताती है। कोर्टेसन ने मेंटली बीमार होने का नाटक किया ताकि वह अपनी कीमत कम कर सके और उसे किसी दूसरे आदमी को बेचा जा सके, जिससे वह वास्तव में शादी करना चाहती थी। फुयो को पता चला कि जिस जनरल से उसने वादा किया था वह उसके होम टाउन का एक आदमी था जिसे वह प्यार करती थी, इसलिए उसने एम्परर के फेवर से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा ही किया और बदले में उसे जनरल को रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया गया। एम्परर ने माओ माओ से लेडी लिहुआ की देखभाल करने की डायरेक्ट रिक्वेस्ट करी, लेकिन उसका इलाज करने के कई अटेम्प्ट्स को उसकी लेडीज इन वेटिंग ने रोक दिया और उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। जिनशी ने ये सब देखा और इंटरफियर करने का फैसला किया, लेडीज को अट्रैक्ट किया ताकि माओ माओ बिना किसी मुश्किल के लिहुआ का इलाज करे। एक स्पेशल डाइट से शुरू किया जिसका एम उसके शरीर को उस ब्यूटी पाउडर वाले जहर से क्यूर करना है जो उसकी मेन लेडी इन वेटिंग सीक्रेटली इस्तेमाल कर रही थी। माओ माओ ने मेन लेडी इन वेटिंग को थप्पड़ मारकर और पाउडर को लापरवाही से इस्तेमाल करने के लिए उस पर डालकर सजा दी।
हेड लेडी इन वेटिंग कुछ समय के लिए हिरासत में रहने के बाद अपनी पोस्ट पर वापस लौट आई, यह कहते हुए कि वह अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगी, जबकि बैंड पाउडर को वापस पाने का ऑर्डर देने वाले यूनक को भी सजा मिली। माओ माओ ने जिनशी से सोना बनाने के लिए कहा, क्योंकि वह लिहुआ के ट्रीटमेंट के रेजिमेन में रेगुलर स्टीम बाथ्स जोड़ती है। लिहुआ 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जब माओ माओ लेडी ग्योकुयू के पास लौटने के लिए तैयार होती है तो वह लिहुआ को एक टेक्निक सिखाती है जो उसकी ब्रॉथल सिस्टर्स ने उसे एम्परर के फेवर्स को वापस पाने के लिए सिखाई थी। इससे एम्परर ने ग्योकुयू से कम मिलना शुरू कर दिया, जिससे उसे आसानी हो गई। जब माओ माओ और गुएन कुछ ग्रिल्ड मत्सुता के मशरूम खा रहे थे, तब कोई क्लिनिक में आया और कर्स का इलाज करने के लिए कहा। माओ माओ ने पेशेंट को उसके आर्म्स पर रैशेस को ठीक करने के लिए कुछ ऑइंटमेंट दिया। जिनशी ने उसे कुछ सब्सटेंसेस पर उसके ओपिनियन के लिए बुलाया, क्योंकि वह भी कर्स के कारण की तलाश में था। गार्डन पार्टी का दिन तेजी से नज़दीक आ रहा है और इस बार एम्परर की टॉप टियर कंसॉर्ट्स इसमें शामिल होंगी, जिसमें कॉन्क्यूबाइंस लिहुआ और ग्योकुयू भी शामिल हैं। इसका मतलब यह भी है कि माओ माओ को ग्योकुयू की लेडी इन वेटिंग के रूप में जाना होगा। अपना मेकअप लगाते समय, जिसे वह अवॉइड करने की कोशिश करती है, बाकी लेडीज इन वेटिंग एक सीक्रेट रिवील करती हैं और जिनशी को पता चलता है उसके फ्रेकल्स उसका मेकअप हैं, जो कुछ रेपिस्ट्स के खिलाफ एक फेक मार्क के रूप में काम करता है, क्योंकि वह ब्रॉथल के आसपास काम करती थी। वह माओ माओ के बैकग्राउंड के बारे में और ज्यादा जानने में भी सक्षम है। जिनशी उसके लुक्स से इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वह उसे अपना एक हेयरपिन भी दे देता है, जिससे ग्योकुयू, जिसने पहले उसे एक नेकलेस दिया था, थोड़ी जेलस हो जाती है, क्योंकि वह अब सिर्फ उसकी नहीं है। गार्डन पार्टी शुरू होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि बैकग्राउंड में एक फोर्स छिपी हुई है। गार्डन पार्टी के शोरगुल के बीच माओ माओ कॉन्क्यूबाइंस की लेडीज इन वेटिंग के बीच प्रॉक्सी वॉर्स में फंस जाती है, जिसमें लिहुआ की एक लेडी उसके बारे में गंदी बातें करती है। ये नहीं जानती कि वह उसके ठीक सामने है। उसे 2 और हेयर पिन्स भी मिलती हैं, उनमें से एक खुद लेडी लिहुआ से है। उसे कॉन्सॉर्ट्स आह डुओ और लिशु के बीच दरार के बारे में भी पता चलता है, जहां पॉलिटिक्स के कारण बहुत यंग वर्चुअस कॉन्सॉर्ट बहुत बड़ी प्योर कॉन्सॉर्ट की सास बन जाती है। जब माओ माओ को पता चलता है कि ग्योकुयू के सूप में जहर है और बाद में उसी जहर के कारण एक मिनिस्टर की मौत हो जाती है, तो चीजें अपने बुरे रूप में सामने आती हैं। जिनशी उसे जहर खांसते हुए देखता है और उसे इन्फर्मरी ले जाता है। जहर के बारे में पूछते हुए माओ माओ जिनशी से लिशु और उसके पॉइजन टेस्ट टेस्टर के बारे में पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे मैकरेल से एलर्जी है। यह जानते हुए कि रियर पैलेस ने खाना तैयार किया है, लिशु की डिश में इस्तेमाल किया गया विनेगर गलती से ग्योकुयू के विनेगर से बदल गया होगा। माओ माओ जानती है कि लिशु की लीड लेडी इन वेटिंग का हाथ हो सकता है, लेकिन उसने इसे बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया। उसे उन खाने की लिस्ट दी जिन्हें लिशु नहीं खा सकती। जिनशी ने इसे नोटिस किया और माओ माओ से पूछा कि क्या लिशु को जहर दिया गया है। गार्डन पार्टी के बाद के इवेंट्स यानी पॉइजन्ड मिनिस्टर के साथ माओ माओ को तब तक रेस्ट करना पड़ा जब तक कि वह बोर नहीं हो गई और उसने ग्योकुयू से पूछा कि क्या वह पार्लर यूज कर सकती है। जिनशी की रिक्वेस्ट पर गाओशुन आया और जहर वाले सूप वाले उसी सिल्वर बोल को कपड़े में लपेट कर लाया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि बोल को खुद न पकड़े। अपने फॉर्मर वर्कप्लेस में इस्तेमाल की गई इसी तरह की टेक्निक का यूज करते हुए माओ माओ ने पाउडर, एक कॉटन बॉल और एक ब्रश का यूज करके बोल में फिंगरप्रिंट्स को निकाला। उसे 4 फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन बोल के किनारे पर एक और सेट दिखाई दिया जो किसी आउटसाइडर का था, जिसने सूप में जहर मिलाया हो सकता है। यह लिशु के कपड़ों के ग्योकुयू के कपड़ों से मेल न खाने के फैक्ट को जोड़ते हुए उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि लिशु एक विक्टिम है और उसकी अपनी लेडीज इन वेटिंग द्वारा, यह जानते हुए कि रियर पैलेस दुश्मनों से भरा हुआ है। जहरीले सूप को दांव पर लगाना था, लेकिन लिहुआ के टेस्टर ने उसके बोल को ग्योकुयू के बोल से बदल दिया, जिससे उसे जहर लगने से बचा लिया गया। बाद में माओ माओ को शोलान से हेयर पिन्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है, जो फेवर्स पाने के लिए एक टिकट है। वह लिहाकू से पूछती है, वह सोल्जर जिसने पार्टी के दौरान माओ माओ को हेयरपिन दी थी एस्कॉर्ट के बाहर जाने के लिए।
लिहाकू उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वह रोकुशुकन ब्रॉथल की बेस्ट कोर्टिसान्स में से किसी से मिलने के उसके ऑफर को ठुकरा नहीं पाता। साथ ही उसके 2 और हायर रैंकिंग से कॉन्टैक्ट हैं, इसलिए वह सहमत हो जाता है। माओ माओ तब अपने पिता से मिलने में सक्षम होती है, जो सोचते हैं कि उसका रियर पैलेस में काम करना किस्मत का खेल है। अपने मेडिसिनल हर्ब फील्ड्स में टहलने से आते हुए माओ माओ एक सर्वेंट को उनके दरवाजे पर देखती है, जो उसे देखते ही उसे पकड़ लेती है और उससे मदद मांगती है। उसे एक ब्रॉथल में ले जाया जाता है, जहां वह एक कोर्टिसन और एक अच्छे कपड़े पहने कस्टमर से जुड़ी डबल पॉइजनिंग इंसिडेंट के सीन पर पहुंचती है। माओ माओ दोनों विक्टिम्स को जहर से फ्री करने में सफल हो जाती है। माओ माओ लड़की से उसके पिता के बारे में पूछती है और माओ माओ को पता चलता है कि यह टोबैको पॉइजनिंग थी जिसने विक्टिम्स को लगभग मार डाला था, जो कि डबल सुइसाइड लगती है। उस कमरे से बाहर निकलते हुए, जहां ब्रॉथल की मैडम उससे और उसके पिता दोनों से मिली थी, माओ माओ बाद में सर्वेंट गर्ल को अच्छी तरह से तैयार कस्टमर की छाती में चाकू मारने की कोशिश करते हुए देखती है, जिसे वह रोकती है क्योंकि लड़की उसे मारने के लिए बेताब है। बाद में माओ माओ को एक दूसरी कोर्टिसान से पता चलता है कि कस्टमर एक अमीर मर्चेंट का बेटा एक मीठी मीठी बातें करने वाला झूठा इंसान है, जो ब्रॉथल में उन्हें बहकाता है। उनमें से एक लड़की की बड़ी बहन है और वह कोर्टिसन जो कस्टमर के साथ थी और जिसने उसे जहर दिया था, उसकी क्लोज फ्रेंड है। माओ माओ ने फैक्ट के बाद भी सब कुछ एक साथ जोड़ दिया। यह एक मर्डर का अटेम्प्ट था, क्योंकि किसी तरह कोर्टिसन ने कस्टमर को टोबैको लीव्स से बना जहरीला इन्फ्यूजन पीने के लिए धोखा दिया। रोकुशोकन बाथ्स में मेइमी द्वारा कुछ लाड प्यार के बाद माओ माओ ब्रॉथल के एनेक्स के एक कमरे में जाती है, जहां एक अनजान औरत बिस्तर पर है। वह 3 दिनों के बाद रियर पैलेस में वापस जाती है, जहां जिनशी ने लेडी ग्योक्यू और उसकी लेडीज इन वेटिंग के साथ उसका स्वागत किया। जिनशी अभी भी माओ माओ के होम कमिंग के सदमे से उबर रहा है, हालांकि ग्योक्यू से सच्चाई जानने के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जब एक यूनक उसके ऑफिस में घुस आया और उसने बताया कि एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल कॉनेन एक पार्टी के दौरान हेवी ड्रिंकिंग सेशन के बाद मर गया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद और कॉनेन की लाइफस्टाइल हिस्ट्री को पढ़ने के बाद माओ माओ ने बताया कि उसकी ड्रिंक में एक्सेसिव सॉल्ट डालने से उसकी मौत हो गई, क्योंकि कॉनेन को ज़्यादातर मीठा खाने की लत थी। उसने उसके किलर के बारे में हिंट्स दिए, लेकिन वह उस इंसान का नाम बताने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। बाद में ग्वेन ने पैलेस की खाई में डूबी हुई एक सर्वेंट की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए माओ माओ से पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि एक अपोथेकरी ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि इंसान भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बन सकते हैं। वह खुद कन्फ्यूजन में है कि क्या यह सुसाइड है, क्योंकि विक्टिम की उंगलियां खून से सनी हुई थीं, या दीवार के आसपास की चीज़ों को देखते हुए यह मर्डर था, क्योंकि लकड़ी के जूते और बंधे हुए पैर वाली सर्वेंट के लिए बिना टूल्स के दीवार पर चढ़ना इम्पॉसिबल था। बाद में एडेड एविडेंस के कारण इसे सुसाइड के रूप में खारिज कर दिया जाता है। औरत उस गार्डन पार्टी में थी जिसमें एक मिनिस्टर को जहर देकर मार दिया गया था। माओ माओ ने सोचा कि जब वह मरेगी तो वह किस जहर का यूज़ करेगी, जिससे जिनशी परेशान होता है, और जब वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर वह किसी रीज़न से उसे मार डाले तो वह जहर हो। इस बीच जिनशी को 2 महीने पहले के कर्स से रिलेटेड, जिनके हाथों पर जलन थी, उनके बारे में एक रिपोर्ट मिलती है। यह फेंगमिंग थी, जो लेडी आह डुओ की हेड लेडी इन वेटिंग थी। गार्नेट पवेलियन में डूबे हुए सर्वेंट के बारे में रियर पैलेस में अफवाहें फैलती हैं, जिस पर कॉन्क्यूबाइन लिशु के खाने में जहर मिलाने का आरोप है। एडिशनल अफवाहों से पता चलता है कि कॉन्क्यूबाइन आह डुओ अपना टाइटल किसी यंगर कॉन्क्यूबाइन के हाथों खो सकती है। कॉन्क्यूबाइंस ग्योकुयू और लिशु के बीच एक टी पार्टी के दौरान माओ माओ उसकी लेडीज इन वेटिंग द्वारा लिशु के प्रति बदमाशी के कुछ हिंट्स देखती है। उसे परोसे गए शहद के बेवरेज पर उसका रिएक्शन देखती है। जिनशी माओ माओ को बिना किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के आहडुओं की मदद करने के लिए भेजता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद माओ माओ उसे वापस रिपोर्ट करती है। इवेंट्स को फेंगमिंग की कलर्ड टेक्स्ट प्लेट्स का यूज करके कोडेड मैसेज भेजने की पॉसिबल एबिलिटी से जोड़ती है। जिनशी ने माओ माओ के साथ शहद का मजाक किया, जिससे रीसेंट इंसिडेंट्स के बीच एक रियलाइजेशन हुआ, जिसमें लिशु की एलर्जीज और सर्वेंट की सुइसाइड शामिल थी।
माओ माओ ने लिशु से उसकी एलर्जीज के बारे में पूछा और फेंगमिंग का जिक्र करते हुए उसके डर को नोटिस किया, जो माओ माओ के पवेलियन में रहने के दौरान अप्रोचेबल और दयालु और सभी के लिए एक एग्जाम्पल लगती थी। लिशु की लेडीज इन वेटिंग माओ माओ का विरोध करती हैं, लेकिन वह उन्हें रोकने और कंटिन्यू रखने के लिए जिनशी की अथॉरिटी का बताती है। माओ माओ ने गौशुन को पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करने, आहडुओं के साथ एम्परर के मरे बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन को निकालने का काम सौंपा, जिसे एक डॉक्टर ने दिया था, जिसका नाम माओ माओ के पिता से मिलता जुलता था, जिसे एक्सपेल कर दिया गया था। माओ माओ ने आहडुओं के बच्चे और एम्प्रेस विधवा के बच्चे से जुड़े पास्ट इवेंट्स के बारे में फेंगमिंग से सवाल किया। उसे पता चलता है कि आहडुओं ने अपने पहले बच्चे के बाद जन्म देने की एबिलिटी खो दी थी, पार्शली डॉक्टर के दूसरे रॉयल बर्थ में भाग लेने के कारण। बाद में फेंगमिंग ने अनजाने में आहडुओं के बेटे को जहरीला शहद खिलाकर मार डाला। मौत को एक मिस्ट्री के रूप में माना जाता है, लेकिन यह और प्रीवियस इनफर्टिलिटी इंसिडेंट माओ माओ के पिता के एक्सपल्शन का कारण बना। आहडुओं के प्रति फेंगमिंग की लॉयल्टी और यह डर कि आहडुओं अपने बेटे की मौत के बारे में सच्चाई का पता लगा लेगी, जिसमें लिशु को आहडुओं से दूर करना और गार्डन पार्टी के दौरान उसे जहर देना शामिल है। लिशु की वापसी और आहडुओं के साथ करीब आना टेंशन का कारण बनता है, लेकिन गिल्ट के कारण उसके मोटिव्स सामने आते हैं। वही एम्परर के डिसीजन पर आहडुओं पहले से ही रियर पैलेस को छोड़ने के लिए तैयार है। फेंगमिंग के एग्जीक्यूशन के बाद की रात माओ माओ सो नहीं पाती है। वह उस दीवार के ऊपर आहडुओं से मिलती है जहां सुइसाइडल सर्वेंट कूद गया था। आहडुओं अपने बेटे की आइडेंटिटी के हिंट्स देती है और माओ माओ अनजाने में रोते हुए जिनशी को सांत्वना देती है। अगले दिन आहडुओ साउथ में अलग पैलेस के लिए डिपार्ट करने से पहले अपना टाइटल छोड़ देती है और माओ माओ को पता चलता है कि आहडुओं और जिनशी को आमने सामने देखकर उसके बच्चे को जन्म के समय बदल दिया गया हो। शायद इस बात पर ध्यान न देने के कारण उसके पिता को निकाल दिया गया था। बाद में जब जिनशी को फेंगमिंग और उसकी फैमिली के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसके थॉट्स माओ माओ के रियर पैलेस में आने के सर्कमस्टेंसेस पर भी थे। फेंगमिंग की फांसी के साथ ही उसके सारे एसेट्स जब्त कर लिए गए और फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और कनेक्शंस को अलग अलग फिजिकल पनिशमेंट मिली। इस बीच माओ माओ को भी फेंगमिंग और उसके परिवार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साइड बिजनेस का विक्टिम होने के कारण मास लेऑफ्स में शामिल किया गया है। जिनशी उसे रखने और इस डर के बीच उलझा हुआ है कि यह उन्हें और भी अलग कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे रियर पैलेस में काम करना पसंद नहीं था। माओ माओ ने जिनशी के साथ बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि उसने रोकुशोकन की मैडम को उसके कर्ज का पूरा भुगतान नहीं किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद जिनसी को अपने फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसे रखने के लिए बस उसके ऑर्डर की ज़रूरत थी, क्योंकि माओ माओ ब्रॉथल में वापस आ गई और एक कॉर्टिसान के रूप में पार्ट टाइम करने लगी। ब्रॉथल के बाहर एक अमीर इंसान की एक पार्टी के दौरान, जहां उसकी बहनों मीमी, जोका और पैरन को रिक्वेस्ट की गई थी, जहां वह फिर से जिनशी से मिलती है और उनकी बातचीत को उसकी 3 बहनों ने देखा। वहां उसने उसे ब्रॉथल से बाहर खरीदने के बारे में सोचा, जो जिनशी ने कुछ दिनों बाद किया। माओ माओ को उसी पार्टी में गाओशुन को देखने के बाद इवेंट्स का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यह मानती है कि यह गाओशुन ही था जिसने रोकुशुकन से कांटेक्ट करने में लिहाकू से मदद मांगने के बाद पार्टी रखने में मदद की। माओ माओ पैलेस में वापस आती है, लेकिन इस बार आउटर पैलेस में काम करने के लिए वह हैरान होती है, क्योंकि उसे लगता था कि वह रियर पैलेस में वापस आ रही है। गाओशुन ने समझाया कि उसे निकाल दिए जाने के कारण वे उसे उसकी फॉर्मर पोजीशन में रिस्टोर नहीं कर सकते। गाओशुन उसे स्वेरेन से मिलवाता है, जो जिनशी की पर्सनल असिस्टेंट्स में से एक है। गाओशुन बाद में उसे आउटर पैलेस और पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिसेस को दिखाता है। जिनशी उसे एक कोर्ट लेडी बनाना चाहता है, लेकिन वह पढ़ाई के बावजूद एग्जाम्स में फेल हो जाती है, जिससे वह जिनशी की पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है। उसे जेलस कोर्ट लेडीज को भी देखना पड़ता है, जिसे वह टालने में सक्षम है। बाद में जब वह मेडिसिनल हर्ब्स के लिए रियर पैलेस में जाती है और एक कोर्ट लेडी द्वारा उसे एक ऐसी जगह में आने के लिए डांटा जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तो कोई मिस्टीरियस इंसान उसे देखता है। ग्योक्यू के रिकमेंडेशन पर
माओ माओ को एम्परर को सर्व करने के बारे में, नई प्योर कंसॉर्ट लुलन और वाइज कंसॉर्ट लिहुआ को एजुकेट करने का काम सौंपा जाता है। टीचिंग सेशंस, जिसमें ग्योक्यू और लिशु भी शामिल होते हैं, रोकुशुकन में ओल्ड लेडी के मटेरियल्स के फीचरिंग वाले सब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं। जबकि ग्योकुयू और लिहुआ कंटेंट को अच्छी तरह से संभालते हैं, लिशु परेशान हो जाती हैं और वहीं लुलान घमंडी बनी रहती है। उस रात एक पैलेस बिल्डिंग में आग लग जाती है और लाखन इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीन पर होता है। अगले दिन माओ माओ मेडिसिनल हर्ब्स लाने के काम से निकलकर सीन के पास आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और कुछ शक करती है। वह साइट पर एक आइवरी पाइप खोजती है और कहती है कि उसमें से सुलगते हुए अंगारे ने फूड वेयरहाउस में वीट डस्ट को इग्नाइट करके एक्सप्लोजन किया। वह इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे लिहाकू से कहती है कि वह लोगों को फूड वेयरहाउसेज में स्मोक न करने के लिए कहे। हालांकि महंगा पाइप अपराधी की पहचान के बारे में शक पैदा करता है। गांवशुन एक ब्यूरोक्रेट से जुड़े केस की जांच में माओ माओ की मदद लेता है, जो 10 साल पहले के इंसिडेंट के जैसे विनेगर के साथ कच्चे फूगू को लेने के बाद कोमा में चला जाता है। हर डिटेल चेक होती है सिवाय एक के, जो उसे गांवशुन के पास ले जाती है, जो उसे बेसन नाम के एक इंसान के पास भेजता है, जो उसे वह किचन दिखाता है जहां खाना तैयार किया गया था। ब्यूरोक्रेट के छोटे भाई के इंटरफेयर के बावजूद माओ माओ को वह डिटेल मिल जाती है जिसमें उसे इंटरेस्ट था। डिश में इस्तेमाल किया जाने वाला सी फूड, जिसे दक्षिण से इंपोर्ट किया गया था। वह निष्कर्ष निकालती है कि इसे उसके जहर से निकालने के लिए ठीक से तैयार नहीं किया गया था, जिससे ब्यूरोक्रेट कोमा में चला गया। फोकस सीवीड के इंपोर्टर पर चला जाता है, जो पता चलता है कि छोटा भाई उनके घर में बुरे बर्ताव का बदला लेना चाहता है। इस बीच जिनशी ने खुलासा किया कि हाई मिलिट्री ऑफिशियल लाखन उसके ऑफिस में शिकायत करने आता है कि उसने रोकुशुकन से जुड़े किसी इंसान को अपना सर्वेंट चुना है। लाखन ने बताया कि रोकुशुकन में उसकी कोई साथी है जो एक कोर्टिसन है, जो अपनी स्किल्स को बेचती है लेकिन खुद को कभी नहीं बेचती, और जिसका एटीट्यूड माओ माओ के जिनशी के प्रति एटीट्यूड से मिलता जुलता है। जिनशी माओ माओ को लाखन से रिलेटेड एक मेटल वर्कर की वसीयत से जुड़े एक केस को सुलझाने का काम सौंपता है, जिसकी अनएक्सपेक्टेडली मौत हो गई थी, जो अपने 3 बेटों को स्पेसिफिक आइटम्स देने की इच्छा रखता था। वसीयत में कहा गया है कि सबसे बड़े बेटे को मेटल वर्किंग शैक मिले, दूसरे को एक इनएक्सेसिबल सेंट्रल ड्रॉर और सबसे छोटे बेटे को एक ग्लास फिश बोल, और हमेशा की तरह टी पार्टीज करना जारी रखने के बारे में एक नोट भी था। माओ माओ बेसन के साथ मेटल वर्किंग शैक पर नज़र डालती है और इनएक्सेसिबल चेस्ट को देखने पर सेंट्रल ड्रॉर के की होल को ब्लॉक करने वाले सोल्डर को पाती है। सबसे छोटे बच्चे के विरासत में मिले फिशबोल से कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट का यूज़ करके वह सोल्डर को पिघलाती है और दूसरे सबसे बड़े बच्चे के पास मौजूद चाबी से उसे खोलने के बाद अंदर एक और चाबी पाती है। सभी दराजों को खोलकर आइटम्स रिवील करती है। शुरू में इसे अपने पिता द्वारा उनके साथ किए गए एक बुरे मजाक के रूप में डिसमिस करते हुए वे सबसे छोटे भाई के कहने पर एकजुट होते हैं। इसके बाद माओ माओ ब्लूइश क्रिस्टल को अपने पिता के मौत के कारण से जोड़ती है, क्योंकि वह हर समय सोल्डर के साथ काम करता है। इसलिए उनकी मौत से पहले उसके पिता की कंडीशन के बारे में कुछ और सवाल पूछने के बाद वह सबसे छोटे बच्चे को किसी डॉक्टर यानी अपने पिता की मदद लेने की सलाह देती है। उस रात जिनशी ने माओ माओ से पूछा कि क्या वह उसका मेकअप कर सकती है। जिनशी ने शहर में इनकॉग्निटो स्ट्रोल के लिए कम अट्रैक्टिव दिखने के लिए माओ माओ से मदद मांगी। माओ माओ कई तरह के तरीके अपनाती है, जिसमें अपना रूप, सेंट और आवाज़ बदलना, यहाँ तक कि अपने बालों और कपड़ों को भी रंगना शामिल है, ताकि उसकी मस्कुलर फिजिक और ओवरऑल आइडेंटिटी छिप जाए, क्योंकि वह इतना सुंदर है कि अपनी आइडेंटिटी को एक सिंपल फॉर्म में छिपा नहीं सकता। उनके चलने के दौरान, बेसन के चुपके से इधर उधर देखने के दौरान, जिनशी, जिसे जिनका के नाम से जाना जाता है, माओ माओ को चुप देखता है, जिससे उसके अडॉप्टिव फादर लुओमेन के बारे में बातचीत शुरू होती है। माओ माओ ने बताया कि लुओमेन ने विदेश में पढ़ाई की है, जो प्रिविलेज का सुझाव देता है, उसके यूनक स्टेटस को रिवील करता है, जो पिछली एम्प्रेस विधवा के कारण ऐसा बना था। जिनशी,
यह पूछते हुए कि क्या वह रोकुशुकान में रेगुलर्स को जानती है। यह भी पूछता है कि एक कोर्टिसान की वैल्यू कैसे कम हो जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी से बंधी माओ माओ ब्रॉथल के कामकाज पर हिंट्स देती है और 2 तरीकों का खुलासा करती है जिससे कोर्टिसान्स अपनी वैल्यू खो देती हैं। प्यूरिटी खोने से उनकी वैल्यू आधी हो जाती है, जबकि प्रेगनेंसी इसे 0 कर देती है, जिससे जिनशी चौंक जाता है। माओ माओ जिनशी के साथ उसके डेस्टिनेशन तक जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वह शानदार कपड़े पहने हुए उसका भेद खोलने से इनकार करती है और कुछ दिनों की छुट्टी के लिए घर चली जाती है। घर वापस आने पर वह बाद में एक बुरे सपने से जागती है जो वास्तव में उसके बचपन का एक सीन है। उसके अडॉप्टिव फादर लुओमैन उसे रोकुशुकान में एक काम पर भेजते हैं, वास्तव में उसके अनेक्स में एक औरत की देखभाल करने के लिए। औरत माओ माओ की माँ के रूप में सामने आती है जो सिफिलिस से बीमार है और लुओमैन की मेडिसिन्स ही उनका एकमात्र इलाज हैं। बीमारी के बढ़ने के समय लुओमैन कहीं से आया, लेकिन तब और भी बुरा हो गया क्योंकि ब्रॉथल ने उसे उसका इलाज करने देने में संकोच किया। लाखन एक पुराना कस्टमर आता है और माओ माओ को कमरे में छिपे रहने के लिए कहा जाता है, जबकि मैमी उसका ध्यान भटकाती है। पैलेस में वापस आकर स्वेरेन माओ माओ को बताती है कि वे रात के खाने के लिए वेजिटेरियन खाना बनाएंगे और उसे इनर पैलेस की फार्मेसी से आलू के आटे का एक बैग लाने का काम देती है, जहां उसकी मुलाकात सुइरई से होती है जो एक कोर्ट लेडी है। माओ माओ सोचती है कि जिनशी लंबे समय तक काम करने के लिए असाइन किए जाने से पहले हर बार प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स क्यों कर रहा है, जबकि वह एक यूनक है। बाद में लाखन माओ माओ में जिनशी के प्रति इंटरेस्ट एक्सप्रेस करता है, जिससे टेंशन होती है क्योंकि लाखन उसे पाने के लिए बाहर है, यहाँ तक कि वह जिनशी को एक छिपी हुई धमकी भी देता है। बाद में वह फिर से इनर पैलेस में घूमती है और मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करती है जब सुइरई उसे पकड़ लेती है। वह कहती है कि उसने मेडिसिनल प्लांट्स लगाए थे, वो भी रिजरेक्शन मेडिसिन के लिए, जिसे माओ माओ बहुत चाहती है। गाओशुन ने जिनशी को आज दोपहर की एक्टिविटीज के बारे में बताया, जहां वह माओ माओ के साथ अपनी हाल की बातचीत पर सोचता है। इस बीच लिहाकू ने माओ माओ को वेयरहाउस में एक्सप्लोजन के समय के आसपास सेरेमोनियल टूल्स की चोरी के बारे में बताया। उसे पता चलता है कि वेयरहाउस मैनेजर रेयर फूड का शौकीन ऑफिशियल पॉइजनिंग से बीमार है और मास्टर कॉनेन, जो एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक से मर गया, फॉर्मर वेयरहाउस मैनेजर है। माओ माओ को जले हुए गोदाम में मिली आइवरी पाइप के साथ एक कनेक्शन का एहसास होता है। लिहाकू ने मेंशन किया कि एक कोर्ट लेडी जो लंबी थी और जिसकी स्मेल मेडिसिन की तरह थी, ने गार्ड को इनाम के तौर पर पाइप दिया था। माओ माओ के मन में एक इंसान है जो उस डिस्क्रिप्शन से मेल खाता है, लेकिन वह अपने पिता की एडवाइस को मानती है कि केवल असम्पशन के बेसिस पर स्पेक्युलेट न करे, जो और इन्फॉर्मेशन चाहती है। उसने ये चीज़ जिनशी के साथ शेयर की, इससे उसे आगे की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा, बदले में एक इनाम के लिए एक ऑक्स बीजोर जो अभी अभी फार्मेसी में पहुंचा है। टूल्स को जिनशी के प्यूरिफिकेशन सेरेमोनीज से जोड़ते हुए वह उस सेरेमोनी के लिए ऑल्टर सैफायर स्काई पर जाती है, जो उसकी मदद कर रहे आर्काइविस्ट के अनुसार उस समय हो रहा है। गार्ड्स द्वारा रोकने पर उसे एक क्लब से मारा जाता है, लेकिन वह होश खोने के बावजूद अंदर जाने के लिए डिटर्मिन्ड होकर खड़ी हो जाती है। लाखन उसके लिए जमानत देता है। माओ माओ सहित मौजूद सभी को हैरान करता है। गुस्से के एक झटके के बावजूद वह बिल्डिंग के अंदर भागती है और हेवी ऑर्नामेंट के नीचे इंसान को उसकी ट्रैजेक्टरी से दूर धकेलती है। घायल और होश खोने वाली माओ माओ को पता चलता है कि यह जिनशी था जिसे उसने दूर धकेल दिया था और सोचती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। फिर जिनशी घायल माओ माओ को अपने हाउस ले जाता है। हैरान लाखन के पास से गुजरता है। माओ माओ चंदन की अगरबत्ती की खुशबू और स्वेरेन की देखभाल से जिनशी के बेडरूम में जागती है। बाद में स्वेरेन माओ माओ से जिनशी, गाओशुन और बेसन से मिलने के लिए कहती है ताकि वे जिनशी को मारने के अटेम्प्ट के बारे में बता सकें, जिसमें मास्टर कॉनेन की मौत, गोदाम में आग, सेरेमोनियल टूल्स की चोरी और वेयरहाउस मैनेजर की फूड पॉइजनिंग शामिल है।
चुराए गए टूल्स में से एक एक्सेसरी जो एक हेवी ऑर्नामेंट रखता है, उसे लेट मेटल वर्कर ने किसी के ऑर्डर पर फिर से बनाया था, लेकिन लीड से जो ओपन फ्लेम में आसानी से पिघल जाता है, और फेल्ड मर्डर के समय के आसपास इसे इंस्टॉल किया गया था। लिहाकू बाद में माओ माओ को पॉइजनिंग से सुइरेई की मौत की बात बताता है। हालांकि उसने कोरोनर से पूछा कि क्या जहर में थॉर्न एप्पल भी है, एक ऐसी ड्रग जो पफर फिश टॉक्सिन के साथ मिक्स होने पर सांस और हार्ट बीट्स को रोक सकती है। और कोर्ट फार्मेसी में थॉर्न एप्पल मौजूद है और सुइरेई द्वारा उस पहाड़ी पर इसे उगाए जाने का मेंशन नहीं है। कोरोनर को यकीन था कि वह सुइरेई की देखभाल कर रहा था, जिसकी न तो पल्स चल रही थी और न ही सांस चल रही थी। अपने शक को कंफर्म करते हुए उन्हें सुइरेई के कॉफिन में एक और लाश मिली। माओ माओ सुइरेई के दिमाग और डेयरिंग से, यहाँ तक कि उसकी मौत को फेक साबित करने की एबिलिटी से एक्साइट हो जाती है। वह उससे रेजरेक्शन मेडिसिन की रेसिपी सीखना चाहती है जिसका उसने इस्तेमाल किया था। सुइरेई के केस को सीक्रेटली डील करने के बाद जिनशी को माओ माओ के बायोलॉजिकल फादर लाखन के साथ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा नई प्रॉब्लम्स की चिंता होती है। कॉन्क्यूबाइंस लूलान और लिशु की सिचुएशंस का पता लगाया जाता है और ग्योक्यू अपने रुके हुए लूनर साइकिल के कारण माओ माओ की मदद मांगती है, जिस पर माओ माओ को शक है कि ग्योक्यू प्रेग्नेंट है, यह देखते हुए कि एम्परर अभी भी उससे मिलने आता है। ग्योक्यू की मदद करने के लिए रियर पैलेस में लौटने के साथ माओ माओ को पैलेस में नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें आहडुओ चली गई है और उसकी जगह लूलान के रूप में एक नई कॉन्क्यूबाइन है। इस बीच रोकुशुकन की 3 प्रिंसेसेस में से एक को खरीदे जाने की खबर फैलती है। माओ खुद रियर पैलेस की फार्मेसी की सफाई का चार्ज लेती है। ये तब होता है जब इनर कोर्ट फार्मेसी के डॉक्टर को इसे गलत तरीके से मैनेज करने के लिए पे कट की सजा दी गई थी। ग्वेन ने बताया कि उसका परिवार पैलेस में पेपर का ऑफिशियल परवेयर है, लेकिन जब से एम्प्रेस ने पेड़ों की कटाई पर बैन लगाया है, तब से उनका बिजनेस नीचे चला गया है, क्योंकि उनके नए फॉर्मुलेशन के कारण खराब क्वालिटी का पेपर बन गया है। माओ माओ खराब पेपर क्वालिटी का कारण पता लगाकर पेपर क्वालिटी को बेहतर बनाने में उसकी मदद करती है, जिसमें कागज़ बनाने के प्रोसेस में ऑक्सन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का कुंड शामिल हैं। बाद में लिहाकू एक कोर्टेसन, खासकर पैरिन को खरीदने के बारे में माओ माओ से एडवाइस लेता है, जो अपनी अनयूजुअल कंडीशन के कारण एक बच्चे के रूप में माओ माओ की वेट नर्स के रूप में सामने आती है। माओ माओ लिहाकू की बॉडी को देखती है, जो अनएक्सपेक्टेडली जिनशी के साथ गलतफहमी का कारण बनता है जब वह अचानक अंदर आता है। जिनशी उसकी मदद करने के लिए डबल प्राइस ऑफर करता है, लेकिन लिहाकू मना कर देता है क्योंकि किसी और के पैसे से पैरिन को पाना अच्छा नहीं है। इस बीच जब पैरिन ने माओ माओ को लिखे अपने लेटर में बताया कि वह अपने प्रिंस का इंतज़ार कर रही है, तो उसने यह भी सजेस्ट किया कि लाखन का इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि रोकुशुकान की एक कोर्टिसन को खरीदे जाने की अफवाहों के बाद माओ माओ शांत हो गई। माओ माओ प्रेग्नेंट ग्योक्यू के लिए काम करना जारी रखती है और उसकी बेटी राजकुमारी शियाओलिंग की देखभाल करती है। लाखन फिर से जिनशी को उकसाता है, इस बार अगली स्प्रिंग पार्टी के समय तक ब्लू रोजेस देखना चाहता है। जिनशी उसे परेशान न करने के लिए मान जाता है, इसलिए वह सभी लोगों में से माओ माओ से पूछता है। वह काम को एक्सेप्ट करती है क्योंकि वह लाखन के चेहरे पर यह बात रगड़ना चाहती थी। लेडी लिहुआ के सोना को ग्रीनहाउस के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह शियाओलन की मदद से खरीदे गए और लगाए गए 100 रोज बुशेस के फूलने में तेजी लाने की कोशिश करती है। गुलाबों की देखभाल में उसे पूरी रात जागना पड़ता है और इससे शियाओलन, यहाँ तक कि ग्योक्यू की लेडीज इन वेटिंग भी चिंतित हैं। हालांकि उसके एफर्ट्स खराब नहीं गए, क्योंकि वह स्प्रिंग पार्टी के लिए समय पर उन्हें लाने में सक्षम है, जो फॉर्मली कंसॉर्ट लूलन को पेश करेगी, क्योंकि जिनशी गुलाबों को एम्परर के सामने खड़े होने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, क्योंकि वह चालाक राइवल्स से घिरा हुआ है। माओ माओ ने बाद में जिनशी को मल्टी कलर्ड रोजेस का सीक्रेट बताया, फूलों को रंगे हुए पानी में डुबोना, लेकिन वह अभी भी खत्म नहीं करती है, क्योंकि वह लकान को चौंका देने के लिए तैयार है। इस एपिसोड में लोगों के बारे में लकान का नज़रिया भी दिखाया गया है। शतरंज के मोहरे, जिनमें से लगभग सब मोहरे हैं।
जब वह अपने फेल्ड प्रोवोकेशन पर सोचता है और जब वह कोर्टसन के लाल मैनिक्योर्ड नेल्स को याद करता है जिसके साथ वह खेलता था, तब वह माओ माओ को रंगे हुए नाखूनों के साथ जिनशी और गाओशुन के साथ देखकर हैरान हो जाता है। लाखन को उसकी बेटी माओ माओ ने चाइनीज चेस के गेम के लिए चुनौती दी है। अगर वह जीत जाता है तो वह उसके साथ रहेगी, जिससे जिनशी को झटका लगता है। लेकिन अगर वह हार जाता है तो उसे रोकुशुकन से एक बूढ़ी कोर्टसान खरीदनी पड़ेगी। एक शर्त यह है कि जीतने वाला शराब के कप्स में से एक ले लेगा जिसमें एक ऐसी ड्रग मिली होगी जो 3 घूंट पीने के बाद जहर में बदल जाती है, और हारने वाले को उसका सारा हिस्सा पीने देगा। साथ ही हार मान लेना हार माना जाएगा। माओ माओ लगातार 2 बार हारी, जिसका मतलब है कि वह 3 में से 2 जहरीले कप्स पी सकती थी, लेकिन तीसरे कप में जीत गई, जिसके बारे में जिनशी को लगता है कि लाखन जानबूझकर हार रहा है। कप का सारा कंटेंट पीने के बाद वह गिर जाता है। जिनशी को लगता है कि उसे जहर दिया गया है। माओ माओ से सुनता है कि लाखन शराब को अवॉइड करता है, इस तरह वह आसानी से नशे में आ जाता है। इससे उसे रोकुशुकान ले जाना आसान हो गया। लाखन खुद को रोकुशोकन के अंदर जागता हुआ पाता है और फेंकक्सियन की फॉर्मर अटेंडेंट मेमी उसकी देखभाल करती है। माओ माओ ने उसके लिए कुछ कड़वा बनाया है। उसने उसके लिए एक वुडन बॉक्स में एक सूखा ब्लू रोज भी छोड़ा। लाखन के पास्ट के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है। लोगों को एक दूसरे से अलग करने में उसकी इनेबिलिटी के कारण उसके पिता उसे बेकार समझते थे और नफरत से अपनी मिस्ट्रेस के पास भाग जाते थे। इससे वह एक लापरवाह जीवन जीने लगा। अपने खाली समय में चेस एंड गो सीखता था। केवल उसके अनाड़ी लेकिन इंटेलिजेंट चाचा ही उसे समझते थे और उसे लोगों को शतरंज के मोहरों के रूप में देखना सिखाते थे। उसने उस नॉलेज का यूज़ बिना किसी एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस के आदमियों के एक ग्रुप को लीड करने के लिए किया। एक बिना हारे हुए रोल पर उसने रोकुशुकन की अनडिफीटेड गो प्लेयर फेंगक्सियन को चुनौती दी। उसने आखिरकार एक ह्यूमन का चेहरा पहचाना, उसका पहली बार, क्योंकि वह उससे हार गया था। वह उसके साथ तब तक खेलता रहा जब तक उसे पता नहीं चला कि उसकी पॉपुलैरिटी के कारण उसे खरीदा जा रहा है। तभी उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। उस समय के आसपास उसके चाचा को उसके पोजीशन से हटा दिया गया था और उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया गया था। लगभग उसी समय फेंकक्सियन ने उसे लिखा कि बाय आउट कैंसिल हो गया है। उसने सोचा कि वह 6 महीने के लिए दूर रहेगा, लेकिन उसे 3 साल लग गए। जब वह वापस लौटा तो उसे फेंकक्सियन के सभी लेटर्स मिले, जिसमें उसकी मम्मी बनी कटी हुई उंगली भी शामिल थी। लाखन उसे देखने के लिए ब्रॉथल की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फेंकक्सियन चली गई थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट हो गई थी, और यही कारण था कि बाय आउट कैंसिल हो गया। उसे किसी भी ऑर्डिनरी कोर्टेसान की तरह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाखन माओ माओ के अफेक्शन के लिए तरसता है। हालांकि वह जिनशी से बदला लेने का प्लान बनाता है क्योंकि उसने 3 बार उसकी बेटी पर हाथ डाला था। तभी रोकुशोकन की ओल्ड लेडी उसे अपने ब्रॉथल की लाइनअप से एक कोर्टिसान चुनने के लिए बुलाती है। वह मेमी को चुनता है, लेकिन एक एनेक्स से एक पुरानी लोरी की ओर आकर्षित होता है। वह दरवाजे की ओर भागता है, मुरझाए ब्लू रोज को माओ माओ का मैसेज समझता है और फेंकक्सियन को चुनता है, जो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इस बीच जब माओ माओ और बेसन वापस लौटते समय लूलन और उसके पिता से मिलते हैं, तो वह उसे जिनशी से मिलने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि उसने लाखन के साथ ग्रैटिट्यूड के कारण ऐसा किया क्योंकि फेंकक्सियन के पास उसे अबॉर्ट कराने का ऑप्शन था, लेकिन वह अपनी प्रेगनेंसी चाहती थी। माओ माओ यह भी जानती है कि वह चेहरे नहीं पहचान सकता है जिसे लोमैन ने उसे समझाया था। हालांकि वह उसका और अपना चेहरा पहचान सकती है, इसलिए लाखन का उससे अजीब लगाव है। वह उसके लिए अपना डिसलाइक भी रखती है, लेकिन नफरत नहीं, क्योंकि आखिरकार उसने उस प्योरिफिकेशन सेरेमनी के दौरान उसे बचाने में मदद की थी। माओ माओ फिर जिनशी को वार्निंग देती है कि वह उसे अपना दुश्मन न बनाए, क्योंकि वह कभी उसका दोस्त नहीं बन सकता। बाद में मई मई माओ माओ को एक ड्रेस भेजती है जिसे वह अपनी शादी के दौरान उसके लिए डांस करते समय पहनेगी। रियर पैलेस की दीवार के ऊपर इसे पहनने के बाद माओ माओ लगभग दीवार से गिर जाती है जब वह जिनशी को देखकर चौंक जाती है।
जिनशी ने एक कोर्टिसान को खरीदने वाले किसी अजीब इंसान को मेंशन किया जिसने 10 दिनों की छुट्टी मांगी थी। माओ माओ जानती है कि यह लाखन है, लेकिन वह इस बारे में चुप है कि लाखन ने किसे खरीदा है। वह जानती है कि यह उसकी माँ है, जिसके बारे में उसे कोई याद नहीं है। माओ माओ उसे कभी नहीं जान पाई, क्योंकि बूढ़ी औरत ने सभी को चुप रहने के लिए कहा। हालांकि इसके बारे में बात लीक हो गई थी, और जब उसने एक बच्चे के रूप में अपनी छोटी उंगली की टिप काट ली थी, वह पहले से ही उन चीज़ों से उबर चुकी है जो लुओमेन की बेटी होने की खुशी में थीं। जब उसे पता चलता है कि उसकी चोट फिर से खुल गई है और उसे सिलने की कोशिश करती है, तो जिनशी उसे पकड़ लेता है और दीवार से नीचे कूदकर उसे वापस पैलेस में ले जाता है, जो दोनों के बीच एक तरह का टेंडर मोमेंट बन जाता है, जब तक कि माओ माओ ने उससे अपना ऑक्स बेजोर नहीं मांग लिया। कुछ दिनों बाद जिनशी माओ माओ के लिए एक और केस लेकर जेड पवेलियन आता है।